कहानी है अंदरूनी तूफान भाग 2। एक लड़की रो रही थी। उसकी रुलाई सस्वर नहीं थी, पर एक चीत्कार उसे कहीं अपने भीतर सुनाई पड़ रही थी। वह सुलभा थी। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर बह रहे थे। वह 3 सीटों वाले सोफे पर बैठी सी सक रही थी। वह बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी नजरें उसके आंसुओं पर टिक गई। उसे लगा वह भावुक हो रहा है और खुद रोने की स्थिति पर पहुंच चुका था। अरे अरे! सुलभा की आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। वह खून के आंसू रो रही है। खून आंखों से निकलकर गालों से होता हुआ, सारे शरीर को भिगोता हुआ, सोफे को पार करता हुआ फर्श पर गिर रहा है। उससे सहन नहीं हो पा रहा है। वह बेड से उठकर सोफे पर सुलभा के पास आ जाता है। उसने उसे बाहों में भरकर उसके आंसू पोंछने लगता है। लगता है खून के आंसू निकलना बंद हो रहे हैं और वह सूखने लगते हैं। यकायक वह अपने को उसके बंधन से आजाद करती है और तड़फ उठती है। छोड़ो, तुम सब मर्द एक जैसे हो। तुम लोग कोई रिश्ता, कोई बंधन नहीं स्वीकारते हो। तुम्हारे लिए औरत सिर्फ मादा है। नीरव भाई भी तुम जैसा ही निकला। उसके आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखों में प्रतिहिंसा चमक रही थी। उसने उसे धक्का दिया और तेजी से निकल गई। वह वहीं गिर पड़ा था जहां कभी खून के आंसू पड़े थे। उसे अकेले से डर लगने लगा है। नींद में जाने से वह डरता है। अकेले में उसका आभास और नींद में उसके ही सपने। कल्पना, परिकल्पना, स्वप्न, दुःस्वप्न, आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया, सभी में सुलभा समाई है। अचानक उसे लगा जैसे सर में दर्द हो रहा है। एक तीक्ष्ण दर्द जो उसके सर को फोड़कर रख देगा। यूं उबकाए उसमें ज्वालामुखी फट पड़ा। वह उठकर बैठ गया। बाहर बरामदे में ईजी चेयर हिल रही थी। शायद कोई उसमें बैठा है। वह ज्वालामुखी शांत करने के लिए बाहर आया। हाँ, ईजी चेयर इसलिए हिल रही थी कि उसमें सुलभा बैठी थी, एक गंभीर दार्शनिक मुद्रा में। आसमानी रंग के सलवार सूट में वह चिंतन मनन में लीन थी। उसने चुन्नी भी ले रखी थी, परंपरागत तरीके से। वह स्तब्ध, निर्विकार उसे निहारता रह जाता है। वह आलोक, अवसाद की घनी अनुभूति से उभरता हुआ कुछ देख रहा है, जिसमें वह नहीं है। सुलभा है और है। ठाकुर प्रताप सिंह के स्कूल का परिसर में उसकी जीप खड़ी है। उसमें उनका ड्राइवर दूधजन सिंह बैठा चुन्नी खा रहा है। भीतर ठाकुर साहब सुलभा, आमिर और जयदेव को काम समझा रहे हैं। स्कूल के कमरों की सफाई जयदेव करेगा। मेजे, टेबल, ब्लैकबोर्ड आदि की डस्टिंग आमिर करेगा तथा प्रिंसिपल का कमरा और उनका मैनेजर का कमरा सुलभा साफ करेगी। प्रारंभ ठाकुर साहब के कमरे से। सुलभा काम शुरू कर देती है। कमरे के बाहर ठाकुर साहब, आमिर एवं जयदेव आपस में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। वह ध्यान नहीं देती है। वह सोचती है, जल्दी काम निपटाएं, दिहाड़ी ले और घर खिसकें। उसे ठाकुर साहब की लैट्रीन, बाथरूम और कमरा कुछ भी गंदा नहीं लगता है। फिर भी सफाई हो रही है। बड़े आदमी हैं भाई, बड़े आदमियों की बड़ी बड़ी बातें। लैट्रीन बाथरूम की सफाई के बाद जैसे ही वह कमरे में आती है, उसे ठाकुर साहब की ललचाई, कामुक और गिद्ध दृष्टि का शिकार होना पड़ता है। वह उपेक्षा करती है और अपने काम में ध्यान लगाती है कि ठाकुर साहब ने उसे चाप लिया और चुम्बनों की बरसात कर दी। वह फिसली और झटक कर चीखती चिल्लती बाहर भागी। कमरे से बाहर 2 चीलें खड़ी थीं, आमिर और जयदेव। उन्होंने कबूतरी को दबोचा भीतर गिद्ध के हवाले किया। गिद्ध और चीलों ने कबूतरी को बेबस किया। उसके हाथ पैर बांधे गए, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया और ठाकुर साहब ने कामुकता, यौनिकता का बर्बरता पूर्वक प्रदर्शन करते हुए अपनी यौनतृष्णा संतुष्टि की। उसके बाद जयदेव ने अपना बदला लिया, उसका यौन मर्दन करते हुए कि हमसे शादी से इनकार करती थी। कहती है कि कलुआ खुत्तर से मैं भला शादी करूंगी, मैं तो उस पर थूकूंगी भी नहीं। ले, मैं शादी कर रहा है बिना फेरों और शहनाई के, अब तुम पर कोई नहीं थूकेगा। इसके बाद बारी आमिर की लगती है। उसने यह कहते मर्दन किया कि जरा सी छेड़छाड़ पर उसे हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा था। अब कौन से हॉस्पिटल तू जाएगी? तीनों तृप्त हो चुके होते हैं। सुलभा के बंधन खोल दिए जाते हैं और उसे रेस्ट करने को छोड़ दिया जाता है। वह पस्त और निढाल पड़ी है, उसमें मरने की भी जान नहीं बची है। खून रिस रहा है, निर्वस्त्रता को ढकती ही है कि तभी दूधजन सिंह दाखिल होता है। ठाकुर साहब, मेरा हिस्सा। शिकार की जूठन पर तो सियार का हक होता ही है।
ठाकुर साहब को कोई ऐतराज नहीं है। निपटो। बाज कबूतरी पर दबे पांव बढ़ता है। खुली कबूतरी बाज बन जाती हैं। असीमित ताकत पैदा होती है और दूरजन सिंह धड़ाम दूर जा गिरा और वह चीखती चिल्लाती बाहर को भागी। अभी पुलिस के पास जाकर शिकायत करूंगी। सबको फांसी लगवाऊंगी। बाहर पहरेदार आमिर और जयदेव ने फिर पकड़ा। तब तक ठाकुर साहब और दूरजन सिंह सबक सिखाने उसकी तरफ लपके। उसने एक जबरदस्त झटका दिया और आमिर से कलाई छुटाकर भागी। चारों दरिंदे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। वह जीना चढ़कर छत पर चढ़ी। ऊपर की छत खुली हुई थी। बाउंड्री वाल नहीं थी। वह बेतहाशा भागती जा रही थी और वह छत पार कर गई गड़ाम से नीचे गिरी। नीचे उसका शरीर अंतिम सांसें ले रहा था और ऊपर दरिंदे अट्टहास कर रहे थे। उसकी आखिरी सांसें भी बंद की गई। उसे ठिकाने लगाने का कार्यक्रम बना। चारों ने उसे जीप में लांदा और 5 किलोमीटर दूर एक नाले के सुपुर्द किया। फिर सबने किसी को न बताने की कसम ली। एक स्वर में क्या कहा जाना है यह तय किया और सभी अपने अपने घर को रुखसत हुए। दूरजन सिंह को अंत तक अफसोस रहा कि उसे उसका हिस्सा नहीं मिल पाया। उसकी किस्मत ही खराब है। उसने अपने आप को कोसा। वह चीखना चाहता था और वह जोर जोर चीखा चिल्लाया भी, परंतु उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वह जड़वत पाषाण बना, मूक बधिर बना था। उसकी सांसें रुक गई थी और वह निस्तेज होकर ईजी चेयर पर गिर पड़ा। धीरे धीरे सब शांत हो गया और वह सुबह तक वैसे ही बेसुध पड़ा रहा था। सुबह उसकी नींद घंटी की कर्कश आवाज और गेट के भड़भड़ाने की अनवरत आवाज से टूटी। उसने देखा वह ईजी चेयर पर वैसे ही पसरा था जैसा कि वह रात अंधेरी में था। सुलह आ चुकी थी और कई दिनों से न आने की उसने कोई सफाई नहीं दी। दीपक पर असंतोष की काली घनी गहरी छाया व्याप्त थी। आखिर वह फूट पड़ा। इतने दिन कहाँ रही? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कंखियों से उसे देखा। उसे लगा कि हल्के से व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई थी। यह उसका भ्रम रहा हो। बोलती क्यों नहीं? वह झुंझलाया। क्या है? क्यों पीछे पड़े हो? काम से गई थी। मुझसे ज्यादा तकलीफ है तो कोई और रख लो। उसने ठिठुली की। वह तड़फा और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या बात है? आखिर बताती क्यों नहीं? कहाँ गई थी? क्या काम था? उसका गुस्सा काफूर हो गया था और रुआंसापन झलक रहा था। सुलभा ने उसे बताया कि उसे ठाकुर प्रताप सिंह के स्कूल में नौकरी मिल गई है। 5,000 रुपये महीने पर। यही साफ सफाई का काम है। अगले महीने की 1 तारीख से जाना है। फिर वह उसके यहाँ नहीं आ पाएगी। मौ कह रही थी कि एक घर तो है ही, नीरव संभाल लिया करेगा। नहीं, तुम यह नौकरी नहीं करोगी। यह ठीक नहीं है। वह लगभग चीखने वाले अंदाज में बोला। सुलभा आश्चर्य से भर उठी। ओह, तो तुम्हारे 50 रुपये के पीछे मैं 5,000 छोड़ दूं? पागल हो क्या? हम नीच जाति की उन्नति से जलते हो, तुम सब ऊंची जाति वाले। वह सक पकाया और इल्जामों से वह घायल हुआ। मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हारी जगह यह नौकरी नीरव कर सकता है। उसके लिए यह ठीक रहेगी। नीरव भैया नहीं करेंगे। वह बीए में पढ़ रहे हैं और उन्हें इस सफाई के काम से एलर्जी है। उनके कुछ ऊंचे ख्वाब है जो इस नौकरी से पूरे नहीं होंगे। ठाकुर साहब अच्छे आदमी नहीं है। वह तुम सुरक्षित नहीं रहोगी। ओहो, बड़ी जानकारी है आपको इस जगह की। जुम्मा 4 दिन आए हुए नहीं भये और सबके विषय में जानते हो। उसने उपहास उड़ाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने रात में घटित स्वप्न से उसे अवगत कराया। ओह ओह, स्वप्नों में जीते हो। सपने कभी सच नहीं होते। नहीं, यह बात नहीं है। मैं फिर समझा रहा है। उस जगह तुम्हारा काम करना ठीक नहीं है। मैं समझ रही है। आपकी नियत में ही खोट है। स्कूल में नौकरी करने से मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी और आप मुझे फंसाने की चाल चल रहे हो, वह नष्ट हो जाएगी। वह बुरी तरह तिलमिला गया था और उसका मुंह ताकता रह गया। वह भी समझ गई कि कुछ गलत बोल गई और उसे गहरी चोट लगी है। वह संभली। कुछ पल रुकी और बोली, तुमसे मिलने कभी कभी आती रहूंगी। जब स्कूल की छुट्टी होगी तब तुम्हारा काम करने में ही आऊंगी। वह आश्वस्त न हो सका। पता नहीं उसे क्यों लगता था कि वह जगह उसके लिए असुरक्षित है। प्रताप सिंह बड़े जालिम आदमी हैं। उनके वफादार नीचे और ऊंचे तबके के काफी लोग हैं। जो मैंने देखा है। कहीं वह सच न हो जाए।
उनकी क्या मजाल, मैं क्या छुई मुई है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे छू नहीं सकता। मेरा साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश भी की तो उनका साम्राज्य ढहा दूंगी। मैं आग हूँ आग। मुझसे जो खेलने की कोशिश की वह जल जाएगा। यह कहते हुए उसका चेहरा तमतमा गया और काम करते हाथ रुक गए। वह कुछ देर बाद ही प्रकृतिस्थ हो पाई थी। वह उसके रौद्र रूप को देखता ही रह गया था। वह मायूस था, निराश था। वह सोच नहीं पा रहा था कि कैसे उसे स्कूल ज्वाइन करने से विरत कर सके। फिर उसने सोचा जरूरी नहीं है कि उसने जैसा सोचा है, देखा है, महसूस किया है वैसा घटित ही हो। उसका मन सशंकित था। एक भावी आशंका से वह दुविधाग्रस्त था। नीरव आने लगा था और बेगाड़ भुगत कर चला जाता था। वह अनियमित था। कभी कभार लक्ष्मीबाई आ जाती थी, परंतु सुलभा फिर कभी नहीं आई। उसका उससे किया वादा नाकाफी था। जब से सुलभा गई है, नींद जरूर आ जाती है परंतु नींद जैसा कुछ भी नहीं होता। वह निद्रा अनिद्रा स्वप्न दुस्वप्न और दिवास्वप्न के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गया है। उसने अपने आप को समेटा, सहेजा और अनिर्णय की स्थिति से बाहर आया। उसने उस अजीब, अद्भुत और विचित्र मनस्थिति से उबरने में अपने आप को झोंक दिया। ऑफिस में आज गम का माहौल था। चर्चा थी कि लक्ष्मीबाई का बेटा नीरव पागल हो गया है। उसे आगरा पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है। हरदम बहन बहन सुलभा चिल्लाता रहता था। कभी एकदम से हिंसक हो उठता या फिर एकदम मृत प्राय शांत। अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर फेंक रहा था या फिर एकदम से ढेर सारे कपड़े पहन ऊपर से कंबल रजाई ओढ़ लेता था। ये कार्यक्रम उसका कई दिनों से चल रहा था, अनवरत, बिना किसी अवरोध की परवाह किए बिना। बाबूराम एवं लक्ष्मीबाई दुख और सुख से पार हो गए लगते थे। उनके आंसू सब सूख गए थे और वे दोनों लुंज पुंज से थे, एकदम अपाहिज से हो गए थे। बेटी का पता नहीं, जिंदा या मुर्दा, और बेटा पागल, ठीक होगा या नहीं। सुलभा के विषय में कोई कह रहा था कि उसकी हत्या हो गई है। यह भी शक व्यक्त किया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की हो। गायब हुए 2-3 दिन हो गए थे। उसके माता पिता ने गायब होने की खबर उसी दिन थाने में लिखा दी थी। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया था, जैसा कि वह अक्सर निम्न वर्ग के साथ करती है। एफआईआर में संभावित शक उन्होंने एक स्थानीय स्कूल के प्रबंधक प्रताप सिंह पर व्यक्त किया था, जो वह उस दिन गई थी सफाई का काम करने। हत्या आत्महत्या कुछ भी हो, लाश भी तो मिलनी चाहिए। कुछ अटकलबाजी में कह रहे थे कि वह अपने अवैध संबंधों के कारण भाग गई होगी। कहीं से यह खबर आ रही थी कि उससे प्यार करने वाले तो यहीं पर ही हैं। इस संबंध में स्थानीय 2 नवयुवक आमिर एवं जयदेव का नाम लिया जा रहा था, जो शायद उसके प्रेमी थे। ये दोनों उसके भाई नीरव के दोस्त भी थे। ठाकुर प्रताप सिंह से पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि उस दिन 2-3 घंटे सिर्फ सफाई का काम हुआ था और उन्होंने तीनों को उस दिन का भुगतान करके भेज दिया था। उसके बाद वे तीनों कहाँ गए उन्हें कुछ नहीं ज्ञात है। उनके बयान की ताकीद उनके ड्राइवर दूधजन सिंह ने भी की। पुलिस के सामने ठाकुर साहब प्रभावशाली व्यक्ति हैं। स्थानीय विधायक का उन पर बर्दाश्त है। पुलिस को ठोस प्रमाण की तलाश है। आमिर और जयदेव को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। लक्ष्मीबाई, बाबूराम एवं नीरव से जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। लड़की की मां ने बताया कि उस दिन आमिर स्कूल का चपरासी और जयदेव आए थे और कहा था कि स्कूल में छुट्टी के दिन सफाई का काम है, इसलिए सुलभा की जरूरत है। पिता बाबूराम और बेटा नीरव थे नहीं, इसलिए उन दोनों के बहुत जोर देने पर उन्होंने सुलभा को उनके आश्वासन पर स्कूल काम करने भेज दिया था। 3 दिन बाद पुलिस को सुलभा की लाश मिली, क्षत विक्षत करीब 5 किमी दूर नाले के पास झाड़ियों में उलझी हुई। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। वह आसमानी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी, जो जर्जर हो चुका था और बदरंग भी। ठाकुर प्रताप सिंह और ड्राइवर दूधजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम में सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई थी और उसे मार डाला गया था कि राज जाहिर न हो जाए, परंतु ड्राइवर दूधजन सिंह वायदा माफ गवाह बन गया था। सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड का भंडाफोड़ हो गया था। सुलभा उसी तरह ईजी चेयर पर झूल रही थी और वह पाषाण की तरह स्थिर। वह उठी, उसने दीपक के गले में अपने बाहों का हार डाला, उसके कंधे को पकड़कर 180 डिग्री का कोण बनाते हुए उसे ईजी चेयर में बिठाया
और चया के हत्थे पकड़कर उस पर झुकी और उसकी आंखों में अपनी आंखों डाल दी। सुलभा की आंखों से एक प्रश्न भरा और उसकी आंखों से निकलकर दीपक की आंखों में समा गया। उसे लगा सुलभा ने उसे अपराध बोध से बरी कर दिया है। वह गमगीन था। सुलभा अब शायद नहीं लौटेगी। अदेह भी नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।